हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में इस वीडियो में झारखंड जीके का मिक्स्ड एमसीक्यू करने वाले हैं और लगभग 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है पहला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में, कहाँ पे, सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था। तो वो कौन सा जो है नागवंशी राजा था। आपके ऑप्शन है यदुनाथ शाह, एनी शाह, प्रताप राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एनी शाह। ठीक है, एनी शाह नागवंशी राजा ने ही स्वर्णरेखा नदी के सामने सतरंजी में अपना राजधानी स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एनी शाह। कई बार जो है स्वर्णरेखा नदी के संबंध में भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी के संबंध में भी जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका हम लोग थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कभी कभी पूछा जाता है। उद्गम स्थल कहने का मतलब ओरिजिनेटिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होता है। उद्गम स्थल क्या होता है, जहाँ से जो है कोई भी शुरुआत होती है। जैसे मान के चलिए आप रेलवे स्टेशन ए से जो है बी जा रहे हैं, ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग स्थान कौन सा हो गया, ओरिजिनेटिंग स्थान आपका ए हो गया। तो उसी तरीके से स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिनेटिंग प्लेस कौन सा है, ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग प्लेस है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अगर जगह पूछे तो नगड़ी रांची, नगड़ी रांची। तो ये हुआ पहला पॉइंट, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, नगड़ी रांची। लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई कितनी है, तो 470 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर है। और कभी कभी जो है सहायक नदियाँ भी पूछी जाती है, सहायक नदियाँ। तो स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो स्वर्णरेखा की जो सहायक नदियाँ हैं वो है काकरो, काकरो, दूसरा है कांची, कांची। तीसरा सहायक नदी जो है वो है खरकई नदी, खरकई। चौथा जो सहायक नदी है वो है जुमारू। स्वर्णरेखा की जो पांचवी सहायक नदी है वो है राड़ू नदी। और छठा सहायक नदी जो है वो है संजय नदी। तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदियां हैं काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राड़ू और संजय। स्वर्णरेखा नदी जो है हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है, हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल का निर्माण करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर्णरेखा नदी जो है रांची में किस वाटरफॉल का निर्माण करता है, तो हुंडरू वाटरफॉल का निर्माण करता है। और हुंडरू वाटरफॉल जो है ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट हाइट वाला वाटरफॉल है, ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम हाइट वाला जो है वाटरफॉल है। तो ये था स्वर्णरेखा नदी के संबंध में इम्पोर्टेंट बातें। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ रस्मों के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, पाहन जो होता है गांव का, वो गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पूजा पाठ का काम करता है। तो उस पूजा पाठ के बदले में जो है पाहन को कुछ ज़मीन दिया जाता है।
तो पूछा जा रहा है कि उस ज़मीन को जो है क्या कहा जाता है। खड़िया घाट, ससन खेता, भूत खेता, ऑप्शन डी डाली कटारी भूमि। तो क्या कहा जाता है? तो भूत खेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूत खेता कहा जाता है। पाहन को जो है दी जाने वाली ज़मीन को भूत खेता कहा जाता है। ये पाहन को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि पाहन जो है गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पूजा पाठ का संपन्न करता है, इसीलिए जो है उसको इनाम के तौर पे ज़मीन दिया जाता है, जिसको जो है भूत खेता ज़मीन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंच की बैठक में क्या होता है? पढ़ा पंच की जो बैठक होती है उसमें क्या होता है? आपके ऑप्शन है, उरांव समाज के लोग को सामाजिक न्याय दिया जाता है। उरांव समाज के जो लोग होते हैं, उरांव समाज के जो लोग होते हैं उसको सामाजिक न्याय दिया जाता है। जी बिल्कुल दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, गांव के महतो, पाहन, पुजार और गांव पंच के प्रमुख सदस्य ही किसी मामले को पढ़ा पंच के सदस्य रखते हैं। जी बिल्कुल। झारखंड की अलग अलग जो है जनजाति पाई जाती है झारखंड में, और उन अलग अलग जनजातियों की जो है अलग अलग जो है शासन व्यवस्था है, और उन अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में जो है अलग अलग पद हुआ करते थे। महतो का, पाहन का, पुजार का, ये सारे क्या है? पद का नाम है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पढ़ा पंच की बैठक में क्या होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही था कि उरांव समाज के लोगों को जो है सामाजिक न्याय दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, गांव के महतो, पाहन, पुजार और गांव पंच के प्रमुख सदस्य ही किसी मामले को पढ़ा पंच के सदस्य रखते हैं। तो दोनों क्या है? सही है, ए और बी। तो फाइनली ऑप्शन सी, ए और बी जो है पढ़ा पंच के बैठक के संबंध में बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है, थॉमस विलिंगसन, कर्नल डाल्टन, मेजर रफसेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस विलिंगसन। ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के थॉमस विलिंगसन पदाधिकारी ने ही मान्यता प्रदान की थी। तो थॉमस विलिंगसन, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था का जो शिकार परिषद है उसको कौन सा और दूसरा नाम से जाना जाता है? सेंद्री बेंसी, जापाड़ परिषद, एरोक परिषद, सोकरात परिषद। तो राइट आंसर होगा सेंद्री बेंसी। ठीक है, सेंद्री बेंसी। तो याद रखिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है शिकार परिषद का दूसरा नाम क्या है? सेंद्री बेंसी के नाम से जाना जाता है। सेंद्री बेंसी, सेंद्री बेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फटाफट इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड की जो हो जनजाति है उसकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, हो जनजाति के जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार विमर्श कीजिए और उपयुक्त में से जो है सही कथन को टिक लगाइए। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको सही से पढ़ना है और आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। महली जनजाति को सर्वोच्च आराध्य सूरज देवी है। महली जो जनजाति होती है उसकी सर्वोच्च आराध्य सूरज देवी होती है, सूरज देवता को मानते हैं। जी बिल्कुल, महली जनजाति में जो सर्वोच्च आराध्य है वो सूरज देवी है। दूसरा, खरवार जनजाति में सेवा विवाह खरवार जनजाति में सेवा विवाह,
गोलट विवाह एवं अपहरण विवाह का अधिकांश प्रचलन है? जी बिल्कुल, ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। खरवार जनजाति में जो है सेवा विवाह, गोलट विवाह एवं अपहरण विवाह का अधिकांश प्रचलन है। दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन जो है सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही होगा, क्योंकि ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है। खरवार जनजाति में सेवा विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह क्या होता है? सेवा विवाह जो होता है वो क्या होता है? तो सेवा विवाह का मतलब होता है, इसमें जो लड़का होता है, ठीक है, इस विवाह में जो है जो लड़का होता है उसे अपने सास ससुर को सेवा करना होता है शादी से पहले, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया सेवा विवाह। सेवा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत जो है वर द्वारा, जो दूल्हा होता है, लड़का होता है, उस लड़के के द्वारा जो है लड़की के माँ बाप को यानी अपने सास ससुर को शादी होने से पहले जो है सेवा किया जाता है, इसीलिए इस नाम पड़ा सेवा विवाह। गोलट विवाह क्या होता है? गोलट विवाह की बात करें, मान के चलिए दो लड़का है ए और बी, ठीक है, एक जो लड़का है इसकी भी एक बहन है, इसकी भी क्या एक बहन है, और जो बी है उसकी भी एक बहन है। अब ए जो लड़का है बी के बहन के साथ शादी करेगा और बी जो लड़का है वो ए के बहन के साथ शादी करेगा, इसी को बोला जाता है गोलट विवाह, ठीक है, यानी अदला बदला विवाह। ये था खरवार जनजाति में सेवा विवाह, गोलट विवाह और अपहरण विवाह का अधिकांश प्रचलन है, तो ऑप्शन 2 भी सही था। तो फाइनली ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? सरकार, सरपंच, सरदार, ऑप्शन डी सियाना। तो क्या कहा जाता है? तो सियाना कहा जाता है, ऑप्शन डी सियाना। कंवर जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसका जो मुखिया कहलाता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? सियाना कहा जाता है, सियाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? सदान मानती है, तो सदान का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उसी को सदान कहा जाता है, ठीक है, झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है वही लोग अपने आप को सदान मानते हैं, सदान कहा जाता है। और झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को जो है आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता है। बाहर से जो है आकर बसने वाले लोगों को जो है आदिवासियों के द्वारा दीकू संबोधित किया जाता था, यानी बाहर से आकर बसने वाला। और सदान क्या होता है? झारखंड के जो गैर जनजातीय मूल निवासी होते हैं उसी को सदान कहा जाता है। तो सदान जनजाति में कौन कौन से आते हैं? सदान जनजाति की अगर हम बात करें तो इसमें हो गया चीक बड़ाइक, ठीक है, चीक बड़ाइक, करमाली, किसान। तो याद रखिएगा, चीक बड़ाइक, करमाली, किसान, ये जनजाति जो है अपने आप को सदान जनजाति मानती है, अपने आप को सदान मानती है, ठीक है। और इसकी जो भाषा होती है, इनकी जो भाषा होती है क्या होती है? सदानी होती है, सदानी भाषा, या तो सदानी ना बोल के क्या होता है, सादरी भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सदान क्या होता है? झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को सदान कहा जाता है। दीकू जो है बाहर से आकर बसने वाले लोगों को जो है दीकू कहा जाता है। और सदान जो है जनजाति के लोग अपने आप को क्या मानते हैं? कौन कौन से जनजाति जो है झारखंड के जो अपने आप को सदान मानते हैं? चीक बड़ाइक, करमाली, किसान, ठीक है। और इनकी जो भाषा होती है सदानी होती है, जिसे सादरी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। तो झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? चीक बड़ाइक, करमाली, किसान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। चीक बड़ाइक, करमाली, किसान, ये तीनों जो है अपने आप को सदान मानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था? भूमि टैक्स जो है देना बंद कर दिया गया था। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, वहाबी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब चला था? 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को जमीन टैक्स देने से मना कर दिया था। गांधी जी कहे थे कि जो है ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को जो है भूमि टैक्स नहीं देना है। तो टाना भगत जो थे उन लोगों ने जो है महात्मा गांधी के उपदेश को, मैसेज को मानते हुए अंग्रेज़ों को टैक्स देने से मना कर दिए थे। तो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने इनमें से कौन से कॉलेज के छात्रों को संबोधित किए थे? देखिए कब की बात हो रही है, 1925 ईस्वी में। कहाँ की बात हो रही है? हजारीबाग कॉलेज की। तो 1925 में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने कौन से कॉलेज के छात्रों को संबोधित किए थे? तो राइट आंसर होगा सत कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग। ठीक है, सत कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग के जो बच्चे थे उन्हीं को महात्मा गांधी संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस विद्रोह मुख्य नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस विद्रोह का जो है मुख्य नारा था कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। मुंडा विद्रोह का जो नारा था, कोल विद्रोह का था, तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन डी, या तो फिर संथाल विद्रोह का नारा था। तो किसका नारा था? तो ये जो था संथाल विद्रोह का था। संथाल विद्रोह के दौरान जो है ये नारा दिया गया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। तो संथाल विद्रोह के दौरान ही जो है ये नारा जो दिया गया था, और ये मुख्य नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? 1961, 1971, 1981, ऑप्शन डी 1990 को। तो इसका राइट आंसर 1971 को। 1971 को मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। तो 1971, ये डेटा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जेक कहा जाता है, और जेक की जो स्थापना हुई थी कब हुई है? 9 अगस्त 1995 को हुई है। ठीक है, तो ये भी डेट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो है, जिसे जेक कहा जाता है, इसकी जो है गठन कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1995 को हुई है, और 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अधिसूचना जारी किया गया था। अगर अधिसूचना पूछे कि अधिसूचना कब जारी किया गया था झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का, तो अधिसूचना जो है 7 अगस्त 1995 को जारी किया गया था। फिर फाइनली जो है 9 अगस्त 1995 को इसका गठन कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जेक कहा जाता है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा शिबू सोरेन को जो है जेक का अध्यक्ष बनाया गया था, और सूरज मंडल जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा शिबू सोरेन जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, और सूरज मंडल जी को जो है उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था।
जेक का यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का। और इसकी स्थापना 9 अगस्त 1995 की हुई है और इसका जो अधिसूचना जारी हुआ था वो 7 अगस्त 1995 को हुई थी। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? रफसेज, विलिंगसन, सिम्पसन, ऑप्शन डी टेलन। तो सिम्पसन। 1875 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का जो उपायुक्त था वो कौन था? सिम्पसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 किस वर्ष दामिनी कोह की घोषणा की गई थी? दामिनी कोह की जो है घोषणा कौन सा साल में किया गया था? 1820, 1822, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1830 ईस्वी। तो कब किया गया था? इसका अगर आंसर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो किया गया था 1824 में किया गया था। दामिनी कोह की जो स्थापना है वो कब किया गया था? 1824 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और फटाफट इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 धनबाद में भूमिज विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है? धनबाद में जो है भूमिज विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है? लामा, लोगी, सरदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार। भूमिज विद्रोह को जो है सरदार के नाम से जो है धनबाद में पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? किसकी बात हो रही है? गोंड जनजाति की बात हो रही है कि गोंड जनजाति में जब कोई कंबाइंड परिवार, संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में फैल जाता है, विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? भाई बंद, भाई बिरदारी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा भाई बिरदारी। क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में फैलता है, विकसित होता है तो उसे भाई बिरदारी कहा जाता है। भाई बिरदारी कहा जाता है। और ये झारखंड के जो है किन जिलों में पाया जाता है ये जनजाति? तो गोंड जनजाति जो है इनका क्षेत्र जो है गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र माना जाता है? इसका मूल स्थान की अगर हम बात करें, गोंड जनजाति का मूल स्थान तो गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है। और गोंड जनजाति जो है ये भारत का दूसरा बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गोंड जनजाति जो है ये भारत का दूसरा बड़ी जनजाति है। और इसका मूल स्थान कौन सा है? गोंडवाना क्षेत्र है। और ये झारखंड के कौन कौन से ज़िले में जो है ये जनजाति अधिकतर पाई जाती है? तो ये हो गया आपका गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद, बोकारो। तो इन जिलों में जो है गोंड जनजाति अधिक मात्रा में जो है अधिक तरीके से जो है पाई जाती है। तो ये भी चीज़ें जो है आप लोग याद रखें। गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद, बोकारो जो है ये सारे जो ज़िले हैं उनमें से गोंड जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 माल पहाड़िया में गांगी पूजा किस महीने में होती है? तो भादो के महीने में होती है। माल पहाड़िया में जो गांगी पूजा होती है
वो भादों के महीने में की जाती है। और गांगी पूजा कब की जाती है? फसलों की जब कटाई होती है, नई फसल जो होती है, नई फसलों की कटाई पर, नई फसलों की कटाई पर, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, माल पहाड़िया में जो है गांगी पूजा भादों के महीने में की जाती है। और ये पूजा क्यों की जाती है, कब की जाती है? नई फसलों की जब कटाई होने लगती है उस टाइम इस पूजा को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक झारखंड विधानसभा में कब पारित हुआ था? डायन जो प्रथा है उस पर प्रतिषेध किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसके लिए जो है एक विधेयक बनाया गया था। तो पूछा जा रहा है विधेयक झारखंड विधानसभा में कब पारित हुआ था? 1999 में, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2002 में। तो 2001 ईस्वी में जो है विधेयक झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था। इसके तहत जो है 3 महीने की सज़ा प्रावधान किया गया था। 3 मंथ का जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। 3 महीने की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माना भी जो है लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो नचनी नृत्य, नचनी नृत्य जो है ये एक पेशेवर नृत्य है। और ये जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदर्शन किया जाता है। नचनी नृत्य जो होता है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। झंझायन गीत कब गाया जाता है? पूजा के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्मोत्सव के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जन्मोत्सव के अवसर पर, ठीक है। झंझायन गीत जो होता है, झंझायन गीत जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो याद रखिएगा झंझायन गीत जो है जन्मोत्सव के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन नंबर 23। शहनाई किस प्रकार के वाद्य है? धनवाद, सुशिरवाद, तंतुवाद, ऑप्शन डी अवंधवाद। तो सुशिरवाद है, सुशिरवाद है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य है? सुशिरवाद है। और इसका जो है प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग छऊ, पैका, नटुआ आदि नृत्यों के दौरान किया जाता है। छऊ नृत्य होता है या फिर पैका जो नृत्य होता है, पैका, नटुआ, इन नृत्यों के दौरान जो है इस वाद्य का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के विविध पक्षों का चित्रण होता है? कोहबर, जादव पटिया, सोहराय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ना कोहबर में होता है, ना जादव पटिया में होता है और ना ही सोहराय में होता है। तो किस ऑप्शन डी जो होगा इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25। झारखंड की प्रचलित भाषा नहीं है। तो मैथिली भी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, अवधी जो है नहीं बोली जाती है। तो झारखंड की जो है पर भाषा अवधी नहीं है, अवधी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अवधी जो भाषा है ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रांत में बोला जाता है, यूपी तरफ, ठीक है। यूपी तरफ जो है अवधी भाषा को अत्यधिक थोड़ा सा बोला जाता है। और यूपी के जो 19 ज़िले हैं उनमें से जो है इन ज़िलों में जो है बिल्कुल तरीके से, पूर्ण तरीके से अवधी भाषा बोली जाती है, ना कि झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक है।
खेरवार वीर, बिंदु चांदन, होड़ संवाद, ऑप्शन डी दिसुम बाबा। तो राइट आंसर विदु चांदन। सही आंसर कौन सा होगा? विंदु चांदन। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्य नाटक कौन है? विदु चांदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो की रचना किसने की है? हाड़म वाक आतो का मतलब हो गया कि हाड़मा का गांव। हाड़मा का गांव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संथाल भाषा का प्रथम उपन्यास जो है हाड़म वाक आतो, जिसे हाड़मा का गांव कहा जाता है, उसकी रचना किसने की है? पीओ बॉन्डिंग, आर कार्टियर्स, कैंपवेल, ई एल पक्सुले। तो किसके द्वारा किया गया है? आर कार्टियर्स के द्वारा किया गया है। और ये रोमन लिपि में जो है प्रकाशित हुई है। रोमन लिपि में जो है प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। प्रीतिवाला किनकी रचना है? प्रीतिवाला जो रचना है वो किसकी रचना है? तो बुधू बाबू जी की रचना है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जनजातियों के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? कौन सी जनजाति पूछा जा रहा है? हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान जो है हो जनजाति के लोकगीत का प्रथम पुस्तक का नाम है। तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मांदर बज उठा नाटक के नाटककार कौन है? तो इसके जो नाटककार हैं आपके ऑप्शन दिए गए हैं सत्यदेव नारायण, सतीश चंद्र, जयनंदन, अनिदिता। तो कौन नाटककार है मांदर बज उठा नाटक के? तो इसका राइट आंसर होगा अनिदिता। कौन हो जाएगा? अनिदिता। तो याद रखिएगा मांदर बज उठा नाटक के जो नाटककार हैं उनका नाम क्या है? अनिदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। किस वर्ष रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई? कौन सा साल में रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी? 1941, 1946, 1953, ऑप्शन डी 1960। तो राइट आंसर होगा 1946। 1946 में जो है रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? बोकारो, दुमका, रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो राइट आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? कुष्ठ रोग जो होता है उस अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर किस जिले में स्थापित है, बनाया गया है? रांची, दुमका, पलामू, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो रांची जिले में बनाया गया। तो याद रखिएगा कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र जो है ये रांची जिले में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है? रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? देखिए झारखंड का कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हो जिसमें 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो क्वेश्चन क्या है? 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो छुआ था, जो कि एक क्या था? हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा। तो ऑप्शन बी सही है। 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था ये आपका रांची, जमशेदपुर,
और धनबाद में किया गया था। झारखंड के 3 जगहों पे जो है 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। जहाँ पे रांची जो है, रांची में उद्घाटन किया गया था। और 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था कब से कब हुआ था, तो 12 से लेकर के 26 फरवरी 2011 के बीच में हुआ था। अगर पूछे 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन तिथि था तो 12 से 26 फरवरी था और वो साल था 2011 का। और झारखंड के 3 जगहों पे जो है इसको संचालित किया गया था, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है, 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड टोटल 96 मेडल जीता थे। कितने मेडल जीते थे? 96 मेडल जीते थे, जिसमें 33 जो था गोल्ड मेडल था, 26 जो था वो था सिल्वर मेडल था, और 37 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये भी याद रखिएगा कि झारखंड की जो टीम थी 34वें राष्ट्रीय खेल में टोटल 96 मेडल जीते थे, जिसमें 33 गोल्ड मेडल था, 26 सिल्वर मेडल था और 37 ब्रॉन्ज मेडल था। तीनों मिलाकर के जो था नंबर ऑफ मेडल जो था वो 96 था 34वें राष्ट्रीय खेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान समुराई टेटे किस राज्य की रहने वाली है? समुराई टेटे जो है वो किस राज्य की रहने वाली है? और समुराई टेटे जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है, और इसे जो है प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो ये कहाँ के रहने वाली हैं? झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर होगा झारखंड की रहने वाली। ठीक है, कहाँ की रहने वाली? झारखंड की रहने वाली है। झारखंड में कौन सा जगह? सिमडेगा जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय महिला हॉकी टीम के जो पूर्व कप्तान थी, जिनका नाम समुराई टेटे है, वो झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली थी, और इनको जो है प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला जो थी, इसको प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भी किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिए क्या पूछा रहा है, कौन सा जो है सही मिलान नहीं है, आपको नोट पूछा जा रहा है। और नोट वाला क्वेश्चन में बहुत ही सावधानी से करना होता है, नहीं तो इसका आंसर गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। गोल्फ मैदान धनबाद, जी गोल्फ मैदान जो है धनबाद में। करजन ग्राउंड हजारीबाग। बीएमपी मैदान ये भी रांची में। डिगवाडी स्टेडियम रांची में नहीं, डिगवाडी स्टेडियम रांची में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? धनबाद में है। तो ऑप्शन ए जो है यही गलत हो गया। डिगवाडी स्टेडियम जो है ये रांची में ना है, रांची में जो है अवस्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? धनबाद ज़िले में है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि गलत हमसे पूछा गया था और ये गलत है, इसीलिए ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति, समुराई टेटे, मंजूधा सोच। तो इनमें से जो है झारखंड की प्रथम इंटरनेशनल आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो सावित्री पूर्ति, याद रखिएगा सावित्री पूर्ति। ये जो है झारखंड की प्रथम आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 39, कर्नल इही का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा है? किसकी बात की जा रही है? कर्नल इही। ठीक है, तो कर्नल इही का योगदान इनमें से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा है? रेगुलेशन एक्ट 1793 ये नहीं। छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंस एक्ट 1874 इसमें भी नहीं योगदान रहा है।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे CNT बोला जाता है, CNT एक्ट 1908, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल ही जो है इसका योगदान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट 1908 का अधिनियम तैयार करने में इसका योगदान रहा है। तो फाइनली ऑप्शन सी सही है। CNT एक्ट कब लागू हुआ है? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है झारखंड के 4 प्रमंडलों में लागू किया गया है। और SPT एक्ट की बात किया जाए तो SPT एक्ट कब लागू किया गया? 1949 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में भूमि का संरक्षण किस टेनेंसी एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया है? बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ऑप्शन सी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के माध्यम से जो है भूमि को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत जो है छोटा नागपुर में भूमि का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो CNT एक्ट का कौन सा धारा के तहत किया गया है? तो CNT एक्ट का सेक्शन 80 के तहत किया गया है। ठीक है, किसके तहत? 80 के तहत राज्य के किसी जिले में सरकार अधिसूचना देकर सर्वे करा सकती है। CNT एक्ट धारा 80 के तहत जो है 80 के तहत राज्य के किसी जिले में सरकार अधिसूचना देकर सर्वे करा सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 41 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे CNT एक्ट कहा जाता है 1908 के अधीन किस धारा के अंतर्गत कुर्की एवं विक्रय छूट का आवधान है? धारा 186, धारा 182, ऑप्शन सी धारा 185, ऑप्शन डी धारा 185। ऑप्शन जो है यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, सेक्शन 185 यहाँ पे भी है और 185 यहाँ पे भी है। तो फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन किस धारा के अंतर्गत कुर्की एवं विक्रय छूट का आवधान रखा गया है? तो धारा 186 के तहत, सेक्शन 186, CNT एक्ट 1908 की सेक्शन 186 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी का प्रबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेक्शन 257 के तहत किया गया है। ठीक है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा जो 257 है, इसमें यह प्रावधान है कि किसी जमीन का 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर मालिकाना हक रखते हैं तो उनमें से सभी को कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। यही धारा 257 कहता है CNT एक्ट 1908 का, कि इनमें से जो है इस धारा के तहत ये प्रावधान है कि किसी ज़मीन का 2 या 2 से अधिक मालिक हो। जैसे होता है ना, कोई ज़मीन लैंड होता है, उसका जो मालिकाना हक होता है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के पास होता है। तो यही कहा गया है, इसमें ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भूस्वामी हो तो उनमें से सभी को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 लगान की कोई किस्त जो जब भुगताई हुई हो भुगताई ना किए जाए तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा और उस पर प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा। तो जो है आपको ऑप्शन दिया गया है अधिक से अधिक 106%, अधिक से अधिक 8%, अधिक से अधिक 9%, अधिक से अधिक 12%। तो कितना प्रतिशत जो है प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है? 6.25%। ठीक है, अधिक से अधिक कितना लगेगा? 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत
अंतर्गत भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार उपनिहित है। धारा 18, धारा 19, धारा 17, धारा 20। तो एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत जो है भवन निर्माण संबंधी रैयत को अधिकार उपनिहित रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 18 के तहत। 18 में जो है सेक्शन 18 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त और पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता है? धारा 40, धारा 42, धारा 43, धारा 41 के तहत। तो राइट आंसर होगा धारा 41 के तहत। ठीक है, धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 41 के तहत जो है ये कहा गया, ये प्रावधान है कि पहाड़िया गांव में जो बंजर भूमि होगा उसका बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है और पहाड़ियों के साथ जो है बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिला परिषद की अधिकारिता में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? नगर पालिका का क्षेत्र, नगर निगम का क्षेत्र, ऑप्शन डी कैंटोनमेंट बोर्ड का क्षेत्र। तो ना नगर पालिका का क्षेत्र है, ना नगर निगम का क्षेत्र है और ना ही कैंटोनमेंट बोर्ड का क्षेत्र है। जिला परिषद की अधिकारिता में, ठीक है, कोई भी क्षेत्र जो है ये तीनों का तीनों शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हरिहर महतो के नेतृत्व में झारखंड के किस स्थान पर वन सत्याग्रह शुरू किया गया? हरिहर महतो के नेतृत्व में झारखंड के कौन से स्थान पे वन सत्याग्रह शुरू किया गया? सिंहभूम, राजमहल, हजारीबाग, रांची। तो सिंहभूम। ठीक है, झारखंड के कौन से क्षेत्र, कौन सा जगह? सिंहभूम। तो सिंहभूम के क्षेत्र में ही जो है हरिहर महतो के द्वारा वन सत्याग्रह शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 में लागू किया गया था? यूल रूल जो है जो कि 1856 में लागू किया गया वो झारखंड के किस क्षेत्रों में किया गया? संथाल परगना में किया गया था, हजारीबाग, कोल्हान, ऑप्शन डी पोरहान के क्षेत्र में किया गया था। तो कौन सा सही ऑप्शन है? इसका है सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। ठीक है, तो संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसी में यूल रूल जो है लागू किया गया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, कौन सा जो है असत्य है, गलत है? तिरुफॉल झारखंड के रांची जिले में स्थित है। जी बिल्कुल, तिरुफॉल झारखंड जो है ये रांची जिले में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात को अम्बा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। नागफेनी जलप्रपात जो है, नागफेनी वाटरफॉल, इसको अम्बा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। जी, लावा पानी वाटरफॉल ये लोहरदगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन डी बाघमुंडा जलप्रपात पलामू जिले में है। बाघमुंडा जलप्रपात जो है पलामू जिले में नहीं है, ये जो है आपका ये गुमला जिले में है। ठीक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि पलामू में। तो यही क्या है, गलत है, बाकी तीनों सही है। ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है। तो याद रखिएगा बाघमुंडा जलप्रपात पलामू जिले में नहीं है बल्कि ये झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। इस तरीके से इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग झारखंड के टॉप
मिक्स्ड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।